अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का वो अलबेला फोन इन प्रोग्राम जिसका नाम है हेलो फरमाइश। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। इस कार्यक्रम के माध्यम से हर बार मैं आपकी मुलाकात करवाती हूं एक ऐसी शख्सियत से जो न सिर्फ अपनी पहचान देश दुनिया में बनाए हैं बल्कि छोटे शहर से निकलकर उस छोटे शहर का भी नाम दुनिया में पहचान के लिए आगे बढ़ाया है। और आवाज़ की अगर हम बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में आवाज़ की दुनिया में कमल शर्मा यहाँ से निकलते हैं और विविध भारती में जाने के बाद में उनकी आवाज़ जो है वो घरों घरों तक पहुँचती है। ऐसे ऐसे कार्यक्रम उन्होंने बनाए कि आज वो रेडियो सुनने वाले या आवाज़ की दुनिया में सरोकार रखने वालों के बीच खासे जाने और पहचाने जाते हैं। इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कमल शर्मा। कमल भैया, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके पहले भी मेरी आपसे बातचीत होती रही है कमल जी, और चूँकि मैं भी खुद रेडियो से रही हूँ तो आपसे मुखातिब हुई हूँ मैं शुरुआत में, तो आपकी आवाज़ मुझे बहुत प्रभावित करती है। तो ये आवाज़ जो है आपकी ऐसी ही खूबसूरत रही या ये कहूँ मैं कि आवाज़ को हम समय समय पर निखारते भी हैं? जी, बिल्कुल सही बात है। मैं तो ये कहूँगा कि ये कुदरत की देन है और इसको ज़रूर आपको परिमार्जित करना पड़ता है। जब आप रेडियो के प्रोफेशन में आते हैं या टेलीविज़न में आए, वॉइस एक्टर बने या वॉइस आर्टिस्ट बने, अमूमन हम जब बोलते हैं तो बहुत गलतियां करते हैं, फंबल करते हैं, शब्दों का दोहराव होता है, व्याकरण की अशुद्धियाँ हो जाती हैं। लेकिन जब हम एक एंकर के रूप में आते हैं या वॉइस आर्टिस्ट के रूप में, तो हमसे ये लोग उम्मीद करते हैं कि हमारा तलफ़्फ़ुज़ उच्चारण बहुत साफ़ हो और जो एक आवाज़ का जो एक व्याकरण है हम उसका पालन करें। तो उसमें आरोह अवरोह से लेकर के उच्चारण की शुद्धता, कैसे बोलना है, ये सारी चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। और इसमें मुझे थिएटर ने बहुत मदद की। अच्छा। मैं थिएटर करता था रेडियो में आने से पहले और रेडियो में आने के बाद में भी मैं करता रहा। फिर रेडियो प्लेस में भी एक तरह से आप स्टेज में नहीं लेकिन रेडियो पर भी जब आप नाटक करते हैं तो रेडियो में आने के बाद में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। एक वॉइस आर्टिस्ट के रूप में, एक वॉइस एक्टर के रूप में किस टेक्स्ट को कैसे पढ़ना है, किस में क्या है। और हमारे जो सीनियर्स थे वो हमारे लिए हमारे आदर्श हुआ करते थे। तो मैं ये कहूँगा कि कुछ चीज़ें एक तो कुदरत की देन थी, हमने उसको बस सहेजा, संभाला और थोड़ा सा परिमार्जित। मतलब कटिंग छटिंग का जो काम था आवाज़ का वो आकाशवाणी ने कर दिया। ये जो परंपरा थी कमल जी, मैं आप बताते भी चलूँ अपने दर्शकों में कि कैजुअल आर्टिस्ट से लेकर परमानेंट अनाउंसर आकाशवाणी रायपुर और उसके बाद विविध भारती, और विविध भारती में न जाने कितने, तो फहरिस्त इतनी लंबी है मुझे लगता है, वो मैं आपको डिटेल्स में बताऊँगी बाद में। ये जो मौके होते हैं छोटे शहर में, आपको लगता है कि अगर आपकी आवाज़ अच्छी है और आपका अपने काम के प्रति लगाव है, प्रेम है, तो फिर वो छत्तीसगढ़ हो या मुंबई जैसी महानगरी जिसको तिलिस्म नगरी कहते हैं, वहाँ मौके मिल जाते हैं? बिल्कुल, जिससे कहते हैं ना कि स्काई इज़ द लिमिट, स्काई इज़ द लिमिट। तो ये जब आपके अंदर प्रतिभा होती है और आपको कुछ बनना है तब तो ज़रूर आपको निकलना चाहिए। हमारे ज़माने में क्या था ज्योति जी के, बहुत सारी चीज़ें दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों पर केंद्रित थी। रायपुर में उन दिनों ये स्कोप नहीं था, लेकिन अब चूंकि ये इंटरनेट का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, तो आपके लिए रायपुर हो या पुणे हो या मुंबई, दिल्ली, कोई भी शहर हो, आप वहाँ से अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, है ना। आजकल जगह जगह स्टूडियो आ गए हैं, आप अपने घर में एक स्टूडियो जो है काम चला हुआ स्टूडियो इस्टेब्लिश कर सकते हैं और वो भी बहुत कम कीमत पर। लेकिन जैसे कि मैंने सोशल मीडिया की बात की, वहाँ तो क्या है कि ना कचरा बहुत है, क्योंकि सिर्फ बोलना ही नहीं, बोलना संस्कारों के साथ, भाषा के संस्कारों के साथ, भाषा के अनुशासन के साथ में बहुत ज़रूरी है। तो अब क्या है कि बहुत स्कोप है। आजकल क्या है कि देखिए वॉइसिंग का काम जो है वो मंच संचालन में भी काम आता है, फिल्मों की डबिंग में काम आता है, डॉक्यूमेंट्रीज़ है, कॉर्पोरेट फिल्म्स है, इसके अलावा कार्टून नेटवर्क हैं, जो बहुत सारे कार्टून नेटवर्क हैं, उनमें कार्टून जो कैरेक्टर्स हैं उनमें अगर आपकी आवाज़ में ड्रामा है,
आपकी आवाज़ में वैरायटी है, आवाज़ तरह तरह की आप निकाल सकते हैं, तो आपके लिए बहुत स्कोप है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्री के बहुत सारे चैनल हैं, इसके अलावा लाइफ स्टाइल को लेकर के बहुत सारे चैनल्स हैं जिनको एंकर की भी ज़रूरत पड़ती है और जो डबिंग आर्टिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। फिर इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट की दुनिया में जो है वहाँ पर एडवर्टाइजिंग की दुनिया में भी आपके लिए बहुत स्कोप है। और वहाँ पर एक तो मेन वीओ आर्टिस्ट होता है, इसके अलावा जो उसमें भी कैरेक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है, तो आवाज़ का काम कई जगह है, सिर्फ गाने में ही नहीं वो सीमित है। इसके अलावा आजकल पॉडकास्ट शुरू हो गए हैं, उसमें और छोटे छोटे स्किट्स और ड्रामा लोग पेश करते हैं। तो आप अगर जानते हैं, संपर्क हैं आपके, वो संपर्क हो जाते हैं, तो वो आपके लिए स्कोप बहुत है आवाज़ बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल। और पैसा भी बहुत अच्छा है इसमें, और पहचान भी है आपकी, आपको बहुत खुशी भी होती है। जी जी ज्योति जी, सबसे बड़ी बात है कि आपका शौक अगर आपका पेशा बन जाए ना, तो उसकी जो तसल्ली होती है और उसकी खूबसूरती भी बड़ी अच्छी निकल कर आती है बाहर। जी, बिल्कुल सही है। ये तो आपके लिए संयोग था और मैं कहूँ मेरे लिए भी संयोग था कि हम अपने जिन अदाओं को, कलाओं को प्यार करते थे, वही हमारा प्रोफेशन भी बन गया। बहुत कम ऐसे लोगों के साथ में होता है। 30 साल से, मुझे लगता है 30 या 33 साल हो गए कमल जी आपको आवाज़ की दुनिया में रहते हुए। रेगुलर सर्विस तो अब देखिए, मैं तो 80 से 83 तक तो मैं कैजुअल आर्टिस्ट के रूप में आया रेडियो में, आकाशवाणी रायपुर में। उसके बाद में 1983 में मेरा सिलेक्शन हो गया परमानेंट के लिए, और फिर मैं 1992 तक रहा। तो अप्रैल 1992 में मैं ट्रांसफ़र लेकर के मैंने खुद मांगी थी, मैं विविध भारती जाना चाहता था। मुझे बहुत सारे मेरे स्टेशन डायरेक्टर्स थे जो मेरे से, और भी जो मेरे सीनियर्स थे, वो मुझे हमेशा मोटिवेट करते थे कि कमल तुम यहाँ से निकलो, तुम्हारी आवाज़ जैसी है। उन दिनों फिल्म्स डिवीज़न हुआ करता था, तुम क्यों नहीं जाते उसके लिए। तो फिर मैंने एक दिन तय किया, हालांकि उसके पहले 1991 में एक बार मुंबई आया था और मैंने ऑडिशन भी दिया था। उन दिनों एक महाभारत सीरियल आता था, तो मुझे बुलावा आया, बाद में पता चला मैं रायपुर आ चुका था, क्योंकि मैं सिर्फ एक शॉर्ट विजिट पे गया था। लेकिन बाद में फिर मुझे लगा कि कई बार क्या होता है ना कि आपको इतना आत्मविश्वास नहीं होता, लेकिन जब एक बार आप कामयाब होते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ता जाता है। तो फिर वो ऐसे ही हुआ कि दूसरी बात, जैसे आपने कहा ना कि अगर आप में लगन है और समर्पण है अपने काम के प्रति, तो रास्ता आपको मिलता चला जाता है। जी। ये रास्ता ही था जो मुंबई ले गया, और उसके बाद आपने आवाज़ की दुनिया में अपनी जादूगरी जो है बिखेरी कमल जी। रेडियो के साथ लोगों को आज के समय तो नहीं कहूँगी, लेकिन उस समय एक बड़ा नशा था। हर घर में रेडियो बजा करता था, रेडियो में जो बोलते थे उनको लोग पसंद करते थे। हमें आपका वो दौर भी याद है जब बोरे में भर के चिट्ठियाँ आया करती थी और कमल शर्मा से मिलने के लिए लोग आकाशवाणी के गेट के बाहर खड़े भी रहा करते थे। तो आपको लगता है कि जो चीज़ दिखती नहीं, लेकिन वो आवाज़ भी अपने माध्यम से श्रोताओं तक एक जादू कर सकती है, अपनी पहचान बना सकती है? कोई ऐसा वाक़या? बिल्कुल, ऐसे तो कई बातें हुई, क्योंकि मुझे याद है कि एक घटना है, मैं हेलो फरमाइश प्रोग्राम पेश करता था। तो एक कोई मिसेस डॉली वाधवानी थी जो हांगकांग या बैंकॉक में रहती थी, मुझे याद नहीं है, लेकिन उनकी एक सहेली थी जो बांद्रा में रहती थी। तो उन दिनों इस तरह का साधन तो था नहीं, ना ऐप्स थे, ना मोबाइल पे आप सुन सकते थे। अब तो देश के, दुनिया के किसी भी कोने में आप कोई भी चैनल सुन सकते हैं। तो शॉर्ट वेव पे वो सुनती थी, और वो उन्होंने अपनी बांद्रा में सहेली को कहा कि इसको रिकॉर्ड किया करो प्रोग्राम को। तो प्रोग्राम रिकॉर्ड होता था, उसके बाद में वो उनके पास जाता था। उनकी एक सहेली थी, लंदन में रहती थी, उसको कैंसर था, वो मेरा प्रोग्राम सुनती थी। अच्छा। तो ये मतलब कभी कभी मुझे यकीन नहीं होता कि ऐसा भी होता है। और मुझे याद है कि मेरा एक प्रोग्राम सुन करके एक बहुत बुजुर्ग सज्जन थे, उन्होंने कहा कि कमल जी, मेरी कुछ 7-8 लाख की जमा पूंजी है, और उनका अपने परिवार से कुछ ये था, तो वो मैं आपको देना चाहता हूँ। तो मतलब ये देखिए, ये मोहब्बत है और कुछ नहीं। किसी आवाज़ के ज़रिए आप किसी के अगर दिल में उतर जाते हैं। अब मुझे याद है, और उसमें छोटे बच्चे नहीं, युवा, बहुत हमारी उम्र के और हमारी उम्र से भी बड़े लोग जो हैं, वो अगर बेकरारी से आपके प्रोग्राम का इंतज़ार करते हैं। अच्छा, उसमें ऐसा ही नहीं, मेरे साथ तो मौका लगा कि फिल्म इंडस्ट्री के बहुत सेलिब्रिटीज़ भी जो थे, वो मुझे कहते थे कि उसमें, मुझे याद है
ख़ासतौर से मैं विजेता पंडित जी का जिक्र करना चाहूँगा। अब मुझे उन्होंने कहा था, कॉम्प्लीमेंट दिया था कि मुझे आपका छाया गीत बहुत पसंद है, मैं खूब सुनती हूँ। तो प्यारेलाल जी के यहाँ उनकी वाइफ जो हैं और वो सखी सहेली कार्यक्रम वो सुना करती थी, और प्यारे जी जो हैं संगीत सरिता कार्यक्रम। अच्छा। तो रेडियो की जो पहुँच है, हमको कौन कहाँ सुन रहा है। किसी और सज्जन ने एक वाक़या शेयर किया था कि वो हिमाचल में या कहीं कोई ऐसी जगह थी जहाँ पर रात को लोग चौपाल में इकट्ठा होते थे, और वहाँ पर ना ट्रांजिस्टर टांग करके वो लोग हवा महल सुना करते थे। तो कभी किसी बहुत अकेले उदास व्यक्ति का भी साथी बन जाता है। ख़ासतौर से हमारे फौजी जवान जो अपने परिवारों से दूर होते हैं, रेडियो उनके लिए बहुत बड़ा सहारा है। इसका जिक्र मैं थोड़ा सा अब थोड़ा और इसको तफसील से करते हैं, क्योंकि आपने बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाए। हेलो फरमाइश तो मुझे लगता है कि वो टाइप्ड हो गई है कि हर कोई चाहता है कि एक बार कमल शर्मा के मुंह से वो सुनेंगे हम। संगीत सरिता है, छाया गीत है, और सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यू मुझे लगता है कि कोई फिल्मी कलाकार बचा नहीं है आपके इंटरव्यू से। और उसके अलावा हमारे जो जवान हैं, जवानों तक आप उनके लिए जो कार्यक्रम करते हैं, खास करके करगिल का जिक्र मैं ज़रूर आपसे करूंगी, क्योंकि वो एक ऐसा समय था जब रेडियो से उनको मोटिवेशन मिल रहा था, रेडियो से उनको संदेश मिल रहा था, और आवाज़ कैसे काम करती है वहाँ पर, और कैसे वो एक दूसरे को कनेक्ट कर जाते हैं, वो अनुभव ज़रूर बताइए। ज्योति जी, वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बेशकीमती अनुभव था, और अपने फौजी जवानों के लिए हमने मतलब उनकी हौसला अफजाई के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया गया। और शुरू में ऐसा होता था कि हम फिल्म के जो सेलिब्रिटीज़ थे उनसे भी वो करते थे। उस समय मुझे बहुत सारे ये भी अनुभव हुए कि बहुत सारे लोगों के लिए, अपने जवानों के लिए टाइम नहीं था, लेकिन बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ऐसे भी थे जो दोबारा जिन्होंने फ़ोन करके कहा कि कमल जी, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो हमारे जवानों के लिए, तो प्लीज़ उनकी बात हम तक ज़रूर पहुँचाना। तो हर तरह के लोग होते हैं, और एक संदेशवाहक का भी काम कर रहा था रेडियो यहाँ पर। हाँ, उसमें पहले तो हम इनके मैसेज करने लगे, फिर बाद में देश भर में जहाँ जहाँ भी फौजी छावनियाँ थी, और उनके अफसर, उनके परिवारों के लोग और उनके साथी वो अपने साथियों तक मैसेज पहुँचाना चाहते थे कि शुभकामनाओं के संदेश। और मुझे लगता है कि अपनों की जब शुभकामनाएं साथ होती हैं तो आपको बड़ा हौसला मिलता है। तो आपको लगता है कि हमने उस प्रोग्राम के ज़रिए अपने फौजी जवानों को ये एहसास कराया कि आप सरहद पर अकेले नहीं हैं। बिल्कुल। हमारे इस प्रोग्राम के ज़रिए पूरा देश आपके साथ में है ना। इस देश का हर एक हिंदुस्तानी आपके साथ खड़ा है, आप अकेले नहीं हैं। चाहे वो सर्दी बरसात कोई भी हो, आप अकेले नहीं हैं। आपका ये पूरा जो विशाल परिवार है, विराट परिवार है, ये आपके साथ है। और वो प्रोग्राम जो था वो हमारे जवानों को वो कहते थे कि साहब हम इसका बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम हमको इतना एनर्जाइज कर देता था। इस प्रोग्राम को जब सुनते थे, 1 घंटे का प्रोग्राम था, और मुझे याद है कि मैं 4 बजे के आसपास कई बार, क्योंकि रिकॉर्डिंग आते आते टाइम लग जाता है। अच्छा, इसमें क्या सब जगह से रिकॉर्डिंग आती थी? रिकॉर्डिंग भी आती थी, मिला के फिर आप प्रोग्राम बनाते हैं। कई बार टेप का कंट्रीब्यूशन आता था स्टेशनों के ज़रिए, कई बार टेलीफोन कॉल्स हम रिकॉर्ड करते थे। और उसमें क्योंकि बड़े अफसर जो थे वो तो रिकॉर्डिंग उनकी मिल जाती थी, कई बार सैटेलाइट फ़ोन के ज़रिए हम उसमें उनकी लोकेशन नहीं डिस्क्लोज करते थे। जी। तो क्योंकि वो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन वो जो प्रोग्राम था उसका सब लोग बहुत बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते थे। और मैं कई बार मुझे ऐसा हुआ कि रात के 1 बज गया, घर लौटते लौटते 1-1:30 बज जाता था, लेकिन मैं सच मानूं कि मुझे लगता था कि ना मैंने अपनी नौकरी को जस्टिफाई किया उस एक प्रोग्राम के ज़रिए। और मुझे मतलब वो प्रोग्राम अपने आप में मेरे लिए ज़िंदगी का सबसे बड़ा इनाम रहा। और उसमें ऐसे ऐसे फ़ोन आते थे, फ़ौजी जवान जो हैं हमारे, वो चिट्ठियों में तस्वीरें बना के, बंकर की तस्वीर बनी हुई है उसमें, बड़ा भावुक करने वाला पल होता है बहुत। और मैं आपको सच्ची बताऊं, हालांकि हमारा प्रोफेशन ये सिखाता है कि आपको ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हम भी इंसान हैं। और वो जो इमोशंस होते थे वो कोई फेक इमोशंस नहीं थे। वो जब कुछ ऐसे उनके बच्चे, उनके परिवार के लोग, तो कंठ अवरुद्ध हो जाता है। असर हमारी आवाज़ पे तुरंत होता है, संवेदनाओं का। बहुत ज़्यादा। अच्छा, कभी मिलने जाना का मौका मिला कि ऐसे बंकर्स में या ऐसे फौजी भाइयों से कभी रूबरू होने का मौका मिला? कैसा रिस्पांस रहा? विविध भारती की गोल्डन जुबली के मौके पर हम लोग गए जैसलमेर के पास, और वहाँ पर बिल्कुल बॉर्डर तक हम गए थे। हमको BSF के लोग, BSS क्या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लोग गए थे।
तो वहाँ सामने उनकी वो नज़र आ रही है चौकी, और इधर हमारे जवान हैं। और मैंने देखा कि वहाँ पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर ना वो गुमटियों जैसी बनी हुई हैं, लकड़ियों के पाँव उस पर खड़ी हुई हैं, उसके पाँव पर, और वो जैसे पान की गुमटियाँ होती वैसी। तो मैंने कहा ये क्या है? बोले इससे हमारे जवान निगरानी करते हैं। आप सोचिए कि मतलब आज उसमें रहते हैं राजस्थान जैसी जगह में, और वो टीम की, आप सोचिए कि 6-6 8-8 घंटे, और बिल्कुल आपको सजग रहना है, आँख आप, क्योंकि कोई भी हरकत जो है उस पर आपको निगाह रखनी है। जहाँ पानी उबलने लग जाए है, इतना तापमान। तो हमारे यहाँ जो लोग यहाँ बैठ करके दूसरे जगहों पे बैठ करके कई बार हमारे फौजी जवानों पर टिप्पणियाँ करते हैं ना, कि कई लोग तो कहते हैं कि उनकी भर्ती इसीलिए होती है मरने के लिए। ये बहुत गलत है। उसके लिए कलेजा चाहिए, और वो व्यक्ति जो निस्वार्थ भाव से निस्वार्थ भाव से, और हम में से किसी को नहीं जानता, हमारे लिए शहीद हो जाता है, हमारे लिए गोली खाता है। मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क का सबसे बड़ा फिल्मी हीरो भी नहीं, हमारे देश के सबसे बड़े हीरो हमारे फौजी जवान। बिल्कुल, और उन तक आप पहुँचे और उनकी संवेदनाओं को आपने मोटिवेशन के ज़रिए उनको संबल दिया। एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है आपके लिए भी कमल जी, और उनको भी सहारा मिलता है आप जैसे लोगों के साथ में। फिल्मी हस्तियों का जिक्र करें तो हमारे अंदर में एक बड़ी क्यूरियोसिटी होती है कि हम अगर मुंबई नहीं गए हैं तो मुंबई के सभी हीरो हीरोइन, बड़े बड़े डायरेक्टर, म्यूजिशियन, सबसे आप मिले हैं। हीरोइनों का मैं जिक्र करूँगी कि पुराने ज़माने की कौन कौन सी हीरोइनों से मिले हैं, और किसका इंटरव्यू आपके बड़े दिल के करीब रहा? क्या मीना कुमारी जी से कभी बात हुई आपकी? नहीं, मीना जी से बात नहीं हो पाई, लेकिन क्योंकि मेरे जाने से पहले ही वो, क्या कहूँ मैं, हमारे बीच में नहीं रही वो। लेकिन क्या था कि, और उस समय ये प्रोग्राम शुरू भी नहीं हुआ था। मेरे पहले बहुत सारे लोगों ने छोटे छोटे इंटरव्यू किए थे, लेकिन इसका श्रेय जाता है हमारे स्टेशन डायरेक्टर राजेश रेड्डी साहब को, जो खुद बहुत अच्छे शायर हैं। अच्छा। तो उन्होंने फिर ये बशीर बद्र साहब का एक शेर है कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। तो उसकी जो पहली लाइन है उसमें से उजाले उनकी यादों के, ये कहा कि इस प्रोग्राम को शुरू करेंगे, और टाइटल बड़ा जस्टिफाई करता है। तो इसमें ये था कि हम लीजेंड्स को बुलाएंगे, ख़ासतौर से इंडियन सिनेमा में जिनका अभूतपूर्व योगदान था। अब जब हमने शुरुआत की उस समय कुछ लोग जो हमारे बीच में नहीं थे, लेकिन जो थे उनसे की गई बातचीत वाकई बड़ी मूल्यवान रही। कैसे रहते थे कमल जी? क्या वो इतने बड़े सेलिब्रिटी, क्या आज के समय के सेलिब्रिटी जैसे रहते थे, या बड़े सहज सिंपल हुआ करते? कैसे होते थे ये मैं आपसे देखिए, मैं तो लता जी के घर गया हूँ, 2-3 बार गया हूँ। अच्छा। आशा जी से मिला हूँ। BR चोपड़ा साहब मुझे पहली बार में ही ऐसे जो कहते हैं पुत्र करके बात करते थे। मुझे लगा कि इस इंसान ने कितनी बढ़िया सिनेमा बनाया है, कितने सरोकार भरा सिनेमा उन्होंने फिल्में बनाई हैं, और इतनी सहजता के साथ में। वहीदा जी सामने बैठी हैं, और मैं माला सिन्हा जी का इंटरव्यू किया मैंने, नंदा जी का इनके घर गए थे। वहीदा जी हमारे स्टूडियो में आई थी, और बेचारी बड़ी परेशान थी, उनको पीठ में बहुत दर्द हो रहा था। तो मैंने शुरू में ही कह दिया कि आप आएँ तो अपनी मर्ज़ी से हैं, जाएंगी हमारी मर्ज़ी से। तो बड़ी सौम्य मुस्कुराहट उनकी, और पूरा व्यक्तित्व तो बड़ा सौम्य है। तो सबसे बड़ी बात है कि कई बार यकीन नहीं होता था कि मैं जिनको पर्दे पर देखता रहा हूँ, ये वही है क्या? हाँ, ये वही लोग हैं क्या। और मुझे सामने नौशाद साहब बैठे हैं, मुझे याद है OP नैयर साहब मुझे घर छोड़ने आए थे इंटरव्यू के बाद में, और फिर एक दिन उनका अचानक फ़ोन आया, पुत्र, उन्होंने फ़ोन पे बोला कि, मैंने कहा, क्योंकि मोबाइल नहीं था, मैंने कहा कौन बोल रहा है? तो बोले तेरा प्यो बोल रहा हूँ। प्यो पर पंजाबी में बाप को कहते हैं। अच्छा। पिता को। तो मैंने कहा हाँ पापा जी दसो, हम तो टूटी फूटी पंजाबी में। तो कहते हैं वो कल क्या कर रहा तू? मैंने कहा कुछ नहीं, मैं, आप बताइए। बोले कल का लंच तू मेरे साथ करेगा। अच्छा। हमारे लिए वो लंच नहीं साहब, वो तो हमारे लिए खुशकिस्मती के पल हैं वो जाने कौन सी लॉटरी लग गई। तो मैं, उनके एक मित्र थे, वो पूरा दिन मुझे उनके साथ बिताने का मौका मिला। मैं संगीतकार प्यारेलाल जी की बात करूंगा, बहुत ही विनम्र। कल्याण जी, आनंद जी के तो मैं घर गया था, और वो मैं बैठा हूँ, वो आम काट रहे हैं मेरे लिए, मुझे शर्मिंदगी भी लग रही है, बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन इतना प्यार, इतना खुलूस। और मुझे एक मौका मुझे मिला था गीतकार आनंद बख्शी जी के बेटे राकेश आनंद बख्शी जी से। घर गया था मैं आनंद बख्शी साहब के,
तो उन्होंने ऐसे ही बताया कि कमल जी यहाँ पापा ने बैठ करके 1200 गाने लिखे हैं। अब मतलब तो आप एक ऐतिहासिक जगह को देख रहे हैं। हाँ। मैं रवि जी के घर गया तो मशीनें रखी हुई, रवि जी ने कहा मैं यहीं रफ़ी साहब आते थे, इस कुर्सी पर रफ़ी साहब बैठते थे और यहाँ पर साहिर साहब बैठते थे। तो मैंने कहा इस पर बैठ के देखूँ मैं इस कुर्सी पर। जैसे आप उस कुर्सी को छू करके इतिहास के उन पलों में चले जाते हैं, आपके सामने एक पूरा कालखंड जो है सजीव हो जाता है। और ज्योति जी, इन लोगों ने जो हमारे सिनेमा में कंट्रीब्यूट किया, क्योंकि वो ऐसा सिनेमा था जिसने हमको रुलाया, हमको हंसाया, और आज भी उसका असर उतना ही है कमल। बिल्कुल सही बात, उसको हम भूल भी नहीं पाते। और ऐसे उसका मीठा संगीत, जिसे सारे अच्छे लोग एक ही समय में आए। लिखने वालों की बात करिए। अच्छा, आज के समय में कल भी आप जिक्र भी कर रहे थे, हमें ऐसा लगता था कि इतने सुंदर सुंदर गीत लिखने के लिए इनको कितनी मेहनत लगी होगी। क्या हम तो ये भी सुनते हैं कि आज लोग उपन्यास लिखने के लिए वो जगह पे जाते हैं, माहौल बनता है। तो क्या ऐसी कोई वाकया मिला कि वो सहजता से ही लिख जाया करते थे? नहीं, उसमें दोनों तरह के लोग हैं। हाँ। कुछ लोग तो पता चला कि लोनावाला जाते थे और वहाँ पर बैठ करके उसका एक कारण ये था, कई बार क्या होता है ना कि जो खामोशी होती है कुदरत के बीच, वो जैसे कहते हैं ना कि वो उसकी जो दिव्यता है वो आपको बड़ी मदद करती है मोटिवेट करने में। अच्छा। क्योंकि कई बार जब आप अपने आप से जुड़ना चाहते हैं तब भी ये होता है कि आपको एक एकाग्रता के लिए एकांत चाहिए होता है, एक तो ये वजह होती है। और कई लोग जो हैं उन पर ईश्वर की, सरस्वती की इतनी कृपा होती है कि वो जहाँ भी बैठे वहीं रचना कर लेते। कविता उनकी ज़बान पर होती है। और उसमें मैं चाहे साहिर साहब की बात करूं, चाहे शैलेंद्र जी की, चाहे इंदिवर जी की बात करूं, मजरू साहब की बात करूं, कितने गीतकार हैं, सब एक से बढ़कर एक। आनंद बख्शी जी हैं। मतलब इन लोगों ने, ठीक है, प्रोड्यूसर की या फिल्म की डिमांड के हिसाब से भी गाने लिखे, लेकिन कुछ गाने ऐसे भी लिखे हैं जो बड़े जीवन का दर्शन हमारे सामने रख देते हैं, बहुत कम शब्दों में और बहुत पूरी गहराई के साथ में। तो क्या ये बहुत बड़ी बात नहीं है? कमल जी, वो लोग तो कलाकार थे, वो तो बड़ी बात थी ही, लेकिन उनसे आपको मिलने का मौका मिला। तारीफ तो आपकी भी हुई होगी क्योंकि आवाज़ आपकी भी बहुत मधुर है। अच्छा, तो तारीफ जब करते होंगे तो मुझे लगता है बड़ा देखिए, मैं तो अपने आप को बड़ा नाचीज समझता था, लेकिन जब कोई कहता था कि कमल जी हम आपका छाया गीत सुनते हैं, आपका प्रोग्राम, मुझे याद है कि एक प्रोग्राम में मैं गया तो वहाँ पर राजेंद्र कृष्ण साहब जो मेरे बहुत ही प्रिय गीतकार हैं और मदन मोहन साहब जो है मेरे बहुत, एक वो भी बहुत ही प्रिय। मिल पाए मदन मोहन जी से? मदन मोहन साहब से नहीं मिल पाए, लेकिन एक प्रोग्राम में उनके बेटे समीर जी मुझे मिले और राजेश दुग्गल जी जो राजेंद्र कृष्ण जी के बेटे हैं उन्होंने मिलवाया। तो वो आकर के मुझसे मेरे गले लग गए और मुझे कहा कि कमल जी, मैं आपका सदाबहार नगमे प्रोग्राम जो हर रविवार को 1 घंटे का होता था, वो मैं उसके लिए कहीं नहीं जाता था। तो मुझे लगा कि देखिए ऐसे रूप में, हाँ, तो हमको लगता था कि तुरंत हमें जैसे कोई कैश इनाम दे देता है उसी समय सर्टिफिकेट मिल गया, वैसी वाली बात है। बहुत बहुत बड़ी बात है कमल जी कि आपने अपने जीवन में और अपने कार्यकाल के दौरान ऐसे लोगों से मुखातिब हुए, मिले आप। क्या आपको याद है कि आपने कितने इंटरव्यूज़ किए होंगे, कितने प्रोग्राम्स किए होंगे इन 30 सालों में, और कोई एक ऐसा प्रोग्राम जो आज तक आपको याद है कि हाँ, ये मेरा बहुत बड़ा उपलब्धि है? वैसे तो सारे प्रोग्राम्स आपकी उपलब्धि है, पर आपके दिल के करीब कौन सा आपका प्रोग्राम रहा, एक जवानों के अलावा? देखिए, मुझे याद है एक त्रिवेणी कार्यक्रम में चल रहा था और त्रिवेणी कार्यक्रम हमारा 10 मिनट का या 11 मिनट का कार्यक्रम होता था। पहले 15 मिनट का होता था, फिर वो विज्ञापनों की वजह से इसका टाइम कम छोटा हो गया। तो उसमें हम 3 गानों का चयन करते थे और एक थीम लेते थे और बड़ी मोटिवेशनल सुबह वो कार्यक्रम आता था। तो उसमें एक दिन मैं ज़िंदगी की बात कर रहा था कि ज़िंदगी जीने के लिए है और इंसान को घबराना नहीं चाहिए, बहुत तमाम तरह की बातें। तो एक दिन एक मेरे उस समय कोलीग थे अशोक सोनावणे, वो फ़ोन इन प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे थे, तो किसी लेडी ने उनको फ़ोन किया, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा कि मुझे कमल जी से बात करवा सकते हैं क्या? बड़ी डेस्परेट थी। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने किसी को भेजा, मैं बाहर था, स्टूडियो गया तो वो लाइन पे थी। बोली कमल जी, मैं आपका फ़ोन ही नहीं एक तो मिलता है, नंबर है नहीं हमारे पास में, ऑफिस में कई बार लोग जो कहते हैं बात नहीं हो पाई है, मैं आपसे बस एक चीज़ का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैंने कहा किस बात का? बोले कमल जी, मैं आपका एक प्रोग्राम सुनकर आज जिंदा हूँ मैं, और मेरे बच्चे जो हैं, अब कोई एक 18 साल का और एक 20 साल का है, मेरे 2 बेटे हैं। तो मैंने कहा क्या हो गया? बोले मैं सुसाइड करने जा रही थी।
अपनी ज़िंदगी से इतनी परेशान थी मैं, और आपका प्रोग्राम आ रहा था कि ज़िंदगी जीने के लिए है, और इतना मोटिवेशनल था आपकी बातें सुन करके, आपकी आवाज़ सुन करके। अब मैंने मरने का इरादा त्याग दिया। तो मुझे लगा कि एक कार्यक्रम किसी को जीवन दान भी दे सकता है। ये अचीवमेंट होता है ये किसी भी achievement अनाउंसर होता है। का। बिल्कुल। बहुत इतनी लंबी फहरिस्त है कमल जी कि मैं बातें करती रहूँ तो मुझे लगता है पूरे दिन आपके अनुभव, हर एक हीरो जी। हीरोइन, गीतकार, संगीतकार, न जाने कितनी शख्सियत हैं। लेकिन जब मैं वरिष्ठ उद्घोषक से बात करूं जिनकी आवाज़ की अनाउंसमेंट कई लोगों को मोटिवेट करती है, कई कार्यक्रम का तो वही है उजाले उनकी यादों जी, की, जी, जी। वो आपकी आवाज़ में चलता है। तो मैं एक दो लाइन थोड़ा सा लालच बोलूँगी कि थोड़े से एक अनाउंसमेंट कर दीजिए या कुछ अपने प्रोग्राम की एक बानगी झलक दिखा दीजिए। जैसे वो है छाया गीत होता है, ये विविध भारती है देश की सुरीली धड़कन। छाया गीत आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में। छाया गीत के सभी सुनने वालों को कमल शर्मा का नमस्कार। दोस्तों, ज़िंदगी के कई रंग हैं। किसी रंग में उदासी है, किसी में खुशी है, किसी में उत्साह है, लेकिन इंसान को ये तय करना चाहिए कि मुझे अपनी ज़िंदगी के लिए कौन सा रंग चुनना चाहिए। कुछ रंग ऐसे हैं जो ज़िंदगी में हमें आगे बढ़ने के लिए मदद करते हैं, और कुछ हमें उदासी से घेर लेते हैं। तो हमें अपनी ज़िंदगी को बहुत सकारात्मक बनाना चाहिए और एक नए जोश के साथ ज़िंदगी के सफ़र पर आगे बढ़ जाना चाहिए। बहुत खूब, बहुत खूब। चूँकि आकाशवाणी से आपने शुरुआत की है कमल जी, तो मैं बोलूँगी कि एक बार आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है, क्योंकि हमें लगता है हमने भी आपसे ही सीखा है कि कैसे बोला जाता है। वो एक लाइन बोलिए, फिर मैं आपको इजाज़त दूँ। बीडीवे पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। प्रस्तुत है श्रोताओं के मनपसंद गीतों का कार्यक्रम आपके मीत ये गीत। बहुत खूब। और इससे ज़्यादा अगर हमारे दर्शकों को सुनना है तो YouTube पे बहुत सारे इंटरव्यूज़, बहुत सारी रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी आपको कमल जी की। और जो लोग रेडियो से जुड़े हुए हैं उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कमल शर्मा की आवाज़, कमल शर्मा के प्रोग्राम्स आप सुनते रहें। तो आवाज़ की ये बारीकी कुदरत की देन तो होती ही है, लेकिन इसको आप निखार सकते हैं अपने नॉलेज से, अपने अनुभव से। और आज आवाज़ की दुनिया के लिए बहुत सारे अवसर उपलब्ध हैं, तो आपकी आवाज़ रहती दुनिया तक अमर रहेगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया कमल जी हमें वक्त देने के लिए। नमस्कार। फिर मिलेंगे एक ऐसी और शख्सियत के साथ, मुझे भी दें इजाज़त। नमस्कार।